गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 10 है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि आखिर ये गवर्नमेंट बजट क्या है। तो सबसे पहले चैप्टर में क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट इज द एनुअल बजट, व्हाट इज द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का एनुअल बजट क्या, उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो एनुअल बजट में हमारा क्या क्या आएगा, इसको हम देखेंगे। व्हाट इज द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो दो चीजें आएंगी, पहले समझ लो क्या क्या आएगा। लास्ट ईयर कितना खर्चा हुआ है सरकार का, लास्ट ईयर द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट लास्ट 1 ईयर, और नेक्स्ट 1 ईयर में क्या वो स्कीम निकालता है, क्या वेलफेयर स्कीम निकालेगा। जो खर्चा है वो हमारा क्या कहलाएगा, एनुअल बजट। ठीक है, तो हम लिखेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दो चीजें आएंगी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस चीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हमारी लास्ट ईयर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखी जाएगी इसमें। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, क्या देखी जाएगी, लास्ट ईयर की, पास्ट 1 ईयर की हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखी जाएगी, प्लस नेक्स्ट ईयर की हम जो स्कीम्स निकालेंगे जनता के लिए, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ नेक्स्ट ईयर, फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज क्या करें हमने नेक्स्ट ईयर में, पॉलिसीज ऑफ नेक्स्ट ईयर, इसको बोलते हैं हम बजटरी पॉलिसी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इस प्रोसेस को हम जो ये जो दो चीजें मिला के हमारी क्या सरकार का बना, बजटरी पॉलिसी। क्या बनी हमारी, बजटरी पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बजटरी पॉलिसी किस चीज से बनी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट पास्ट 1 ईयर। ठीक है, पास्ट 1 ईयर पिछले साल की, और फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर हम क्या क्या प्रोग्राम्स निकालेंगे, इसको बोलते हैं बजटरी पॉलिसी, इसको बोलते हैं एनुअल बजट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज कर रहा होगा, कौन है जो बजट बनाता है, हु प्रेजेंट द बजट। ठीक है, कौन प्रेजेंट करता है बजट को, तो कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, और करेंटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है, निर्मला सीतारामन। ठीक है, श्रीमती, जो अभी जो प्रेजेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो लेडी है श्रीमती निर्मला सीतारामन। ठीक है, जो हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे, निर्मला सीतारामन, फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है, निर्मला सीतारामन। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि गवर्नमेंट बजट क्या,
गवर्नमेंट बजट एक ऐसा बजट है, जो कि मैंने आपको लाइव क्लासेस में पूरे नोट्स बनवाए थे। गवर्नमेंट बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है, इट इज़ अ स्टेटमेंट टू शोइंग द एस्टिमेटिंग रिसिप्ट। एस्टिमेट रिसिप्ट हम देख लेंगे कि हमारी कितना खर्चा हो सकता है, और एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की कितनी रिसिप्ट आ सकती हैं, गवर्नमेंट की कैसी रेवेन्यू आ सकती है, ठीक है, इनकम हो सकती है। वेरियस हेड टू फिस्कल ईयर, फिस्कल ईयर मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, इसको बोलते हैं फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर, फिस्कल ईयर मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इस जगह क्या कि हम एक स्टेटमेंट है कि एस्टिमेट गवर्नमेंट की रिसिप्ट क्या होंगी और एंटिसिपेटिंग एक्सपेंडिचर क्या होगा, वो स्टेटमेंट शो करता है, उसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट बजट, ठीक है। अब गवर्नमेंट बजट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, गवर्नमेंट बजट ये है। अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट के बारे में हम लोग सब कुछ डिफाइनली देखेंगे कि कितने ऑब्जेक्टिव है हमारे गवर्नमेंट बजट के। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, और मैं नोट्स आपको लाइव क्लासेस में बनवा चुकी हूँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट यहाँ पर मैं समझाऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ, तो सरकार सबसे पहला ऑब्जेक्ट उनका गोल ही है कि ग्रोथ होना जीडीपी की। और ग्रोथ कैसे होगी जीडीपी की? ग्रोथ जीडीपी एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है, ये एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है हमारी बजटरी पॉलिसी का, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है ऑफ बजटरी पॉलिसी। तो ये सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है हमारी बजटरी पॉलिसी का, क्या? जीडीपी की ग्रोथ होना। एमसीक्यूज आ सकता है कि सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है बजटरी पॉलिसी का, तो क्या कहेंगे आप? जीडीपी ग्रोथ। तो ये 2 वे से अचीव हो सकती है जीडीपी की ग्रोथ। कैसे? जो सरकार है बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक के लिए हम खर्चा करें, ठीक है, और पब्लिक के लिए एक्सपेंड करें सरकार द्वारा, और प्राइवेट को कुछ हम ऐसे सब्सिडीज और रिबेट दें जिससे कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ हो, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जीडीपी ग्रोथ के 2 वे हैं कि बाय पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू किसके द्वारा? रिबेट एंड सब्सिडीज के द्वारा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड जीडीपी ग्रोथ। अब जो सेकंड हमारा है वो है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ से हम बजटरी पॉलिसी में के थ्रू इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना क्या कहलाता है? इसमें हम रिड्यूस करेंगे इनइक्वालिटी को, रिड्यूस इनइक्वालिटी। रिड्यूस इनइक्वालिटी कैसे होगी बेटा? जो हमारे रिच हैं उनसे तो हम हाई टैक्सेस लेंगे और पुअर को हम वेलफेयर स्कीम देंगे, तो इससे बेटा रिड्यूस होगी इनइक्वालिटी, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट देखने को मिला, इसके थ्रू हमारी इक्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में रिड्यूस हो रही है हमारी इनइक्वालिटी, जिससे कि हम अमीरों से तो टैक्सेस ले रहे हैं और गरीबों को क्या दे रहे हैं बेटा? हम गरीबों को क्या दे रहे हैं? गरीबों से हम को वेलफेयर स्कीम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ आपको। जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो बेटा इसके बाद जो हम थर्ड, इसका फर्स्ट हमारा जीडीपी ग्रोथ, सेकंड हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो हमारा थर्ड है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से हम लोग क्या समझते हैं? थर्ड जो है हमारा वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज।
एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से हमने समझा कि जो भी सरकार रिसोर्सेज, allocation of resources means allocation of resources the manner such that the balance between, इसमें किसमें बैलेंस रखना है हमें, बैलेंस बिटवीन गोल, अपना गोल भी पूरा करना है। गोल क्या है? सोशल वेलफेयर। गोल क्या है? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के चलते चलते हमें एक चीज और करनी है कि हमें सरकार को सोशल वेलफेयर तो गोल पूरा करना ही है, एक बैलेंस रखना और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सरकार काम तो करे, ठीक है, एक्सपेंडिचर अपना खर्चा तो करे सोशल वेलफेयर खरीदने, पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी बहुत बड़ी चीज है उसके लिए, ठीक है। तो एक बैलेंस होना चाहिए, गोल जो है सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फिर फोर्थ पॉइंट हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हम लोग ये समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से तो इन्फ्लेशन आएगा। जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है, तो क्या आएगा? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है, ठीक है। और इन्फ्लेशन कब होगा? जब गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी एक्सपेंडिचर को क्या कर देगी? रिड्यूस कर देगी और टैक्स को इंक्रीज कर देगी। रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज टैक्सेस, ठीक है। अब जो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है एडी इज लेस देन एएस। जब सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड कम होगी तब होगा डिफ्लेशन, और डिफ्लेशन में उल्टा होगा कि इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज एक्सपेंडिचर और डिक्रीज टैक्सेस, ठीक है। तो बेटा ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव हो गए। किसके 4 ऑब्जेक्टिव हो गए? हमारे जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसके हमारे 4। अब जो 5वां है वो है हमारा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो बेटा जब भी हम बजट बनाते हैं तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में तो खास ख्याल रखना होता है। 4th पॉइंट इज दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से आप लोग ये समझेंगे कि बजटरी पॉलिसी फोकस करती है जनरेशन टू द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है। जैसे कि मनरेगा एक्ट दिया, मनरेगा एक्ट में क्या करा सरकार ने? महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट जो हमारा बनाया मनरेगा, इसमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया है बेटा। किसको? जो हमारे वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी है सरकार ने, ठीक है। किसमें? मनरेगा में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो हमारा, ठीक है। तो हमारा जो 5th पॉइंट है वो हमारा क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जो हमारा 6th पॉइंट है वो हमारा ये कहलाता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो 5th पॉइंट में हो गए। 6 में जो है हमारा वो रीजनल बैलेंस कराता है, रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, बैलेंस रीजनल ग्रोथ से ये समझते हैं कि जो सरकार है, जब बजटरी पॉलिसी जो है वो किस पे पैसा लगाती है? बैकवर्ड एरिया में। बैकवर्ड एरिया को डेवलप करती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अगर वो डेवलप करेगी और क्या कहते हैं वो अगर पैसा लगाएगी उसमें, तो क्या होगा बेटा? उससे उसका फ़ायदा है। किसका? उससे उसको टैक्सेस के लिए वो जगह लायबल होगी। लॉ में आ जाए कि वो टैक्सेस पे करेंगे और टैक्सेस से हमारी जो सरकार की इनकम बढ़ेगी।
ठीक है, ये बेटा टॉपिक यहीं तक था। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ बजट। ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर है और क्या क्या कंपोनेंट है बजट पॉलिसी। स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ बजट। अभी हम लोगों ने पढ़े कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ बजट एंड स्ट्रक्चर ऑफ बजट। क्या स्ट्रक्चर है हमारे बजट का। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बजट एंड कंपोनेंट ऑफ बजट में दो चीजें आती हैं, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट। स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ बजट। तो दो चीजें आ गई बेटा स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ बजट में। क्या क्या हमारा, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट। दो बजट है, कैपिटल बजट। ठीक है, दूसरा कौन सा है, रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट, जो कैपिटल बजट है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। कौन कौन सा, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू बजट को हमारा टू टाइप्स में डिवाइड करा गया है, रिवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेटा इसके बारे में हम लोग डीप पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ बजट में कैपिटल बजट है, रेवेन्यू बजट है। कैपिटल बजट को कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में बांटा गया है। रेवेन्यू बजट को रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बांटा गया है। तो इसमें लायबिलिटी और असेट्स, कैपिटल रिसिप्ट जो है उससे हमारी लायबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, लायबिलिटी हमारी इससे क्या होगी, बढ़ेगी, और असेट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। कैसे होंगे वो हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट। पहले सबसे पहले हम कैपिटल रिसिप्ट को लेते हैं कि आखिर कैपिटल रिसिप्ट है क्या। तो कैपिटल बजट में सबसे पहले हम कैपिटल रिसिप्ट पढ़ें। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आज कैपिटल रिसिप्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कैपिटल रिसिप्ट, ये कैसी रिसिप्ट है, ये इस रिसिप्ट के बारे में हम लोग बताते हैं कि इससे क्या होता है। दोज रिसिप्ट विच इज आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस असेट्स। दोज रिसिप्ट विच आर, क्या क्रिएट होती है इससे, लायबिलिटी। क्या क्रिएट होती है, आइदर क्रिएट लायबिलिटी which either, जिम्मेदारी, either create liability and reduce assets। हमारे assets reduce होते हैं इससे, जो हमारी valuable things है वो reduce होती है। इसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। दोज रिसिप्ट विच इज either created liability और reduce assets। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसके पॉइंट एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारी इसमें। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि इससे क्या होता है कि बोरो फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से बोरो किया, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई।
आरबीआई से हमने बोरो किया तो क्या हुआ हमारे, जिससे क्या हुई, लायबिलिटी बढ़ गई और हमारे असेट्स रिड्यूस होगा, हमने बोरो किया, उधार लिया, तो असेट्स लायबिलिटी क्या हुई वजह से, लायबिलिटी बढ़ गई। समझ में आया बेटा, लायबिलिटी बढ़ गई। बोरो फ्रॉम पब्लिक, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से आपने बोरो किया, ठीक है। आरबीआई से आपने बोरो करा, पब्लिक से बोरो करा, बोरो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस चीज की रिसिप्ट आपके पास है, ये कैसी कैपिटल रिसिप्ट, आपने कहीं से बोरो किया, उससे हमारी लायबिलिटी क्या होगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, उससे हमारी लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और असेट्स हमारे डिक्रीज किससे होंगे, डिसइन्वेस्टमेंट, असेट डिक्रीज। तो ऐसी रिसिप्ट है ये जो बोरो फ्रॉम आरबीआई, अगर क्वेश्चन में आता है बोरो फ्रॉम आरबीआई किस में आएगा, तो आप कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट में, क्योंकि इससे लायबिलिटी क्या हो रही है बेटा, क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो पहला पॉइंट है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, इससे असेट्स हमारे कम हो रहे हैं। गवर्नमेंट सेल इट शेयर फ्रॉम द पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट सेल देयर शेयर, गवर्नमेंट ने क्या करे, सेल करे इट शेयर टू पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी, सेल इट शेयर टू पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी, अपने शेयर प्राइवेट कंपनी को बेच दिए, तो क्या हो गया, हमारी जो असेट्स थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये किस में आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन, लोन को चुकाना है हमें, लोन हमने ले लिया, रिकवरी करनी है लोन की, तो उससे क्या होगा, हमारा असेट्स डिक्रीज होगा, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स में ये सारी चीजें आती हैं, वो रिसिप्ट है कैपिटल रिसिप्ट जिससे लायबिलिटी हमारी क्रिएट होती है, जिम्मेदारी बढ़ती है, ठीक है, और हमारे असेट्स जो हमारी वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं वो रिड्यूस होती है, उस रिसिप्ट को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आखिर है क्या, कैसा एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारी लायबिलिटी और असेट्स में क्या डिफरेंस, क्या इफेक्ट पड़ता है। दोज एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट असेट्स एंड रिड्यूस लायबिलिटी, जिससे एसेट्स तो हमारा क्रिएट होता है, बढ़ता है, और लायबिलिटी हमारी क्या होती है, रिड्यूस, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो खर्चा हमारा, तो खर्चा हमारा होगा तो क्या होगा, हमारा जो एक्सपेंडिचर विच इज आइदर क्रिएट असेट्स, क्रिएट होते हैं असेट्स, जैसे कि कोई भी कंस्ट्रक्ट किया ब्रिज, कंस्ट्रक्ट किया ब्रिज सरकार ने, तो उसकी असेट बढ़ी, परचेज किए कोई इक्विपमेंट, उसकी असेट्स बढ़ी, रीपेमेंट किया लोन, तो वो क्या हुई, लायबिलिटी उसकी क्या हुई, रिड्यूस हुई। रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट किया लोन का, तो क्या हुई बेटा, हमारी इससे क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे हमारी क्या हुई, असेट्स हमारा डिक्रीज हुआ। तो जो दोज एक्सपेंडिचर, ये कैसा एक्सपेंडिचर है, दोज एक्सपेंडिचर
those expenditure which either create assets and reduce liability. उसका उल्टा हो गया reduce liability। जैसे कि एग्जाम्पल, तो बेटा जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि दोज एक्सपेंडिचर विच आदर क्रिएट असेट्स और रिड्यूसिंग लायबिलिटी, वो एक्सपेंडिचर जिसमें कि हमारी क्रिएट हो रही है असेट्स और रिड्यूस हो रही है लायबिलिटी। जैसे कि सरकार ब्रिज बना रही है, कंस्ट्रक्ट कर रही है रोड को, तो उससे हमारे क्या होंगे? असेट्स हमारे इंक्रीज होंगे। असेट्स क्या हो रहे हैं? उससे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, दोज एक्सपेंडिचर हुआ आदर क्रिएट असेट्स, जिससे असेट्स तो बढ़ रहे हैं और लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है। जैसे कि सरकार द्वारा ब्रिज और रोड बनाए गए तो गवर्नमेंट की जो असेट्स है वो बढ़ी, परचेज करा गया इक्विपमेंट्स कोई भी, तो गवर्नमेंट की असेट्स क्या हुई? बढ़ी। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन को हम रीपे कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है वो बेटा? लोन को रीपेमेंट करने का क्या है? अब ये क्या है? लोन को हमने रीपेमेंट करा तो इससे क्या होगी? असेट्स हमारी डिक्रीज होगी और लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, तो असेट्स हमारी क्या होगी? रीपेमेंट लोन से असेट्स हमारी डिक्रीज होगी। तो बेटा हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ लिया और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारी उसके बारे में पढ़ेंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। इसमें हमारा रेवेन्यू 2 टाइप की रिसिप्ट्स होती हैं। ठीक है, उसमें हमारे टैक्सेस भी आएंगे, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू जो हमारा है उसमें हम देखेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। ठीक है, नॉन टैक्स में देखेंगे हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट ऑफ बजट में से कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।